Hello everyone. In this video, we are going to cover TCS NQT टॉप 50 क्वेश्चंस, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा परसेंटेज। इसमें हम 5 क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे ही हमारे टोटल 10 टॉपिक्स होंगे, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस ईच मिलेंगे। ठीक है। सो इसको यहाँ पे इस तरीके से लेना, जैसे कि 2020 का हमारा क्वेश्चन होगा, लाइक 20 क्वेश्चंस होंगे TCS में, बट यहाँ पे मैंने 50 लिए हैं। तो आप कैसे सॉल्व करना, पहले वीडियो को पॉज कर लेना, जो क्वेश्चन यहाँ पे दिखे आपको, उसको पहले खुद से सॉल्व करना। इफ़ यू कांट डू दिस, तो उस पर आप जाके वीडियोज को प्ले करना और सॉल्व करना। ये तरीका होता है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का। बट यहाँ पे अभी हम इनिशियल फेज पे हैं, तो साथ ही साथ हम किसको करेंगे, TCS NQT टॉप 50 क्वेश्चंस, परसेंटेज 5 क्वेश्चंस ये होंगे हमारे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द नेट परसेंट चेंज। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, 20% पहले इंक्रीज किया एंड देन 20% हमने उसमें डिक्रीज कर दिया। सो हमें नेट चेंज बताना है। सो कोई भी चीज़ 100% होती है, ये हमको पता है। सो अगर उसने 20% इंक्रीज किया तो उसमें कितना हो गया होगा, 120%। ठीक। अब जब 20% इंक्रीज कर गया, उसका 20% डिक्रीज हुआ है, तो 20% किस पे डिक्रीज हुआ है, 120% पे। सो हमें अब ये नहीं करना कि 120 हमने लिखा, उस पर हमने 20 माइनस कर दिया, नहीं। हमें अब 120 को पूरा ऐसा नंबर लेना है, उस पर 20% हमने डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट या फिर हमें और उसका डिक्रीज करना है। सो 120 का हमें 20% और करना है, तो इसको कैसे करेंगे, -20%। एंड वी ऑल नो 20% को हम कैसे डिक्रीज करेंगे, 20/100 इंटू 120। ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आएगा वैल्यू, विच इज़ 24। अब 120 माइनस हम क्या करेंगे, 24, तो ये हमारी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 96%। इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारी 96 आ गया। अब हमें क्या बताना है, ये हो गया हमारा जब 20% हमने बढ़ा के 20% डिक्रीज कर दिया, तो नेट चेंज यहाँ पे हमें बताना है। तो नेट चेंज यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 माइनस 96 विच इज़ 4%। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा, इफ द प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाय 25%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड कंजप्शन बी रिड्यूस्ड टू कीप द एक्सपेंडिचर कांस्टेंट। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक है, अगर इंक्रीज कर दिया है 25% से, और हमें उसका कंजप्शन रिड्यूस करना है, ताकि जो हमारा पैसा लग रहा है उसका एक्सपेंडिचर जो वो सेम हो। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये है। तो अब 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये है, और वो डेली जाता है 10 किलोमीटर्स। ठीक। अब जो आदमी है या जो भी है, वो इंसान 100 रुपये से ज़्यादा नहीं खर्च करना चाहता, लेकिन अब पेट्रोल का प्राइस क्या हो गया है, 120 रुपीज़ हो गया है। तो वो कितना रिड्यूस करे अपने इस किलोमीटर में, ताकि जो उसका एक्सपेंडिचर हो, ये 120 का पेट्रोल ना डला के 100 का ही पेट्रोल डलाए, और अपना ये जो डिस्टेंस है इसको कम करके मैनेज करे। ठीक। तो हमें इस तरीके से लॉजिक लगा के यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेट प्राइस आफ्टर इंक्रीज क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे इनिशियल पेज मैंने बताया 100 टोटल परसेंट, 125 ये हो जाएगा हमारा 25% इंक्रीज करने के बाद। अब 125% इंक्रीज करने के बाद ये हुआ, टू कीप द एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू कंजप्शन जो हमारा आएगा उसका यहाँ पे एक फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख लो, 100 इंटू 100 करेंगे अपॉन ये जो 125 हमने यहाँ पे इंक्रीज किया, इसको 125 कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा निकल कर क्या वैल्यू आ जाएगी, 80। ये 80 एज अ यूनिट होगा हमारा। अब 80 यूनिट है, तो रिडक्शन क्या हो जाएगा, 100 माइनस 80 विच इज़ 20। ठीक। अब इसका हमें परसेंटेज निकाल देना है, तो 20 का हम परसेंटेज निकालेंगे कहाँ से, 80 से। तो 80 इंटू 100 कर देंगे, और ये हमारा कैंसिल आउट होके क्या बच जाएगा, 20%। ठीक। इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। एक तरीका और हो सकता है इसको सॉल्व करने का, लेट्स ट्राई दिस आउट। अगर हो गया सॉल्व तो अच्छी बात है। यहाँ पे 125 हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब हमें डिक्रीज क्या करना है, 25% इंक्रीज किया, तो हमें इतना ही डिक्रीज करना पड़ेगा इस 25% पे। सो अगर हम 25/100 डायरेक्ट करते हैं, तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं होता है कि नहीं। सो 125, 25 25 4 ज़ा, और यहाँ पे 4 यहाँ पे कितने टाइम्स में चला जाएगा, 5 टाइम्स में। ठीक है, तो 5 टाइम्स पे यहाँ पे गया, एक बार फिर से इसको करते हैं,
कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कैलकुलेटर का यूज़ करके देखते हैं एक बार। 25 इंटू 125 अपॉन 100, 31%। नहीं, इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से ही करेंगे, इस वाले मेथड को हटा देना, ये ट्रेडिशनल मेथड हमारा सही है। देखो फिर से समझा देता हूँ। टू कीप द एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 125, 100 इंटू 100 इज इक्वल्स टू न्यू एक्सपेंडिचर विच इज़ 125 इंटू न्यू कंजप्शन। ठीक है, ये हमारा क्या था, ओल्ड रेट ओल्ड कंजप्शन, न्यू रेट न्यू कंजप्शन। ठीक है, तो ओल्ड रेट हमारा 100 था, 100 उसमें हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 125 हो गया। अब न्यू कंजप्शन निकालना है, तो न्यू कंजप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 100 अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 125। 125 कहाँ से आया, 100 टोटल होता है, 25 इंक्रीज किया, तो ये हो गया हमारा 125। अगर डिक्रीज करता तो यहाँ पे हम 25 माइनस करते हैं, तो यहाँ पे हमारा 75 होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 10% एनुअली। इफ द करंट पॉपुलेशन इज 5000, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। तो इससे हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, पीआरटी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल मान के भी कर सकते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट ये है, बट यहाँ पे पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है, उसको आप यहाँ पे याद कर लोगे, विच इज़ पी इज इक्वल्स टू पी नॉट इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टाइम्स टी। यहाँ पे टी हमारा 2 years है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना। पॉपुलेशन हमें फाइंड आउट करना है, टोटल पॉपुलेशन दिया हुआ है हमें 5000, कितने रेट से इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 10% से, अपॉन 100 करेंगे, टाइम यहाँ पे 2 years दिया है, तो इसको हम 2 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, मेन बात ये आती है। तो हमें कैलकुलेटर जैसे अलाउड है, बट इसको हम मैनुअली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5000 इंटू, पहले हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 प्लस 5000 इंटू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 110 अपॉन 100, तो 1.1 समथिंग आएगा, और इसका स्क्वायर, तो 1.1 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1.21, तो 5000 इंटू 1.21, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 6050। ये हमारा आ गया 2 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगी। ठीक, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पे प्रिंसिपल ये वर्डिंग चेंज करके यहाँ पे अमाउंट लिख दे तो भी आपको ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अ स्टूडेंट स्कोर्ड 40% इन एन एग्जाम, इफ ही हैड स्कोर्ड 20 मोर मार्क्स हिज परसेंटेज वुड हैव बीन 50%, फाइंड द टोटल मार्क्स। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, नहीं होता है तो यू कैन प्ले दिस वीडियो एंड सॉल्व इट अगेन। तो यहाँ पे क्या है, हम टोटल मार्क्स क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, जो क्वेश्चन बोले उस तक कर लो। टोटल मार्क्स हमने एक्स माना, अब इसी पे सारे जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हैं इसको परफॉर्म करते जाओ, आपको इक्वेशन मिलेगी, उसको सॉल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने एक्स मान लिया, टोटल मार्क्स इज इक्वल्स टू एक्स। अब यहाँ पे क्या बोला है, स्टूडेंट स्कोर्ड 40% इन एन एग्जाम, तो 40% इन एग्जाम का मतलब क्या है, 40 अपॉन 100, कहाँ इसने किससे में स्कोर किया होगा, इस पर्टिकुलर मार्क्स में से स्कोर किया होगा, तो इसको हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ़ ही हैड स्कोर 20 मोर मार्क्स, प्लस 20 मोर मार्क्स अगर इसने इंक्रीज किया होता तो वैल्यू क्या हो जाती, द परसेंटेज वुड हैव बीन 50%, फाइंड द टोटल मार्क्स। तो परसेंटेज क्या हो जाता, 50% हो जाता किससे का, इस x का। तो बस x की एक वैल्यू हमको फाइंड करनी है, इक्वेशन यहाँ पे सामने है, फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 0.4x हो जाएगा, प्लस इसको हम सॉल्व करेंगे तो प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0.5x। ठीक, इसको वन साइडेड ले जाएंगे तो x विल बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 20 अपॉन 0.1। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 हटाएंगे तो 1 विल कैंसिल आउट, मतलब 1 इसको 200 को कैंसिल कर देगा पूरा, तो हमारा क्या आ जाएगा एक्स की वैल्यू 200। अब यहाँ पे एक्स वैल्यू 200 आ गई, तो हमने क्या माना था, टोटल मार्क्स में भी एक्स, टोटल मार्क्स पूछा था हमसे, 200 हमारा आंसर आ गया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ सैलरी इंक्रीज बाय 40,000 टू 50,000, व्हाट इज द परसेंटेज। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, यू कैन ट्राई दिस आउट, और अगर नहीं होता है तो आप मुझे इसको कमेंट बॉक्स में बता देना आपको कहाँ पे इशू आया। आप कर सकते हो 40,000 था 50,000 हुआ, तो व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज। अब इसको निकालते कैसे, इसका फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, ताकि जब नए क्वेश्चन आपको इस तरीके की मिले तो यू कैन सॉल्व इट। तो न्यू सैलरी जो होगी, ठीक है, माइनस करेंगे ओल्ड सैलरी से अपॉन ओल्ड सैलरी, सिंपल।
जो हम क्या करते थे प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बस हमें वही करना है। तो टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा गैप जो इस दोनों के बीच में 10,000 का, अपॉन ओल्ड वाला क्या है 4,000 मतलब 40,000। इसको हम जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, और इसको हमें परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस विल बी 1/4, दिस विल बी 25, तो हमारा परसेंटेज क्या आ जाएगा 25%। सिंपल। अब एलिगेशन एंड मिक्सचर के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो एलिगेशन एंड मिक्सचर पे आते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, अ शॉपकीपर मिक्सेस 2 वेराइटीज ऑफ टी कॉस्टिंग 200 पर केजी एंड 300 पर केजी इन द रेशियो 2:3, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर पर केजी। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, इसको आप बहुत तरीक़ों से कर सकते हो, बट यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड क्या है और बहुत ही मतलब आपका क्या रहेगा, कैलकुलेटर अलाउड है तो ट्रेडिशनल मेथड लगाओ, कैलकुलेट करो और आंसर निकाल लो। ठीक, तो यहाँ पे फॉर्मूला कुछ नहीं, यहाँ पे बस आपको क्या करना है, 200 रुपीज़ का यहाँ पे तो दिया हुआ है पर के जी, 300 पर के जी इन द रेशियो 2:3, 2:3 के रेशियो में दिया है, तो सिंपली हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें टोटल यूनिट मिल जाएगी, प्लस करेंगे 300 इंटू 3 अपॉन करेंगे जो भी हमारा रेशियो है 2+3, तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिल जाएगा मिक्सचर पर केजी। ये पर केजी की वैल्यूज़ थी, तो मिक्सचर पर केजी हमें यहाँ से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, 400 प्लस 3 3 9 900 अपॉन 5। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो दिस विल बी इक्वल टू 1300 अपॉन 5। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 2060, यानी कि 260 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारा 260 रुपीज़ यहाँ पे आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, अगर आपको दिया हुआ है मिक्सचर ऑफ 2 वेराइटीज़ कॉस्टिंग 200 एंड 300 पर केजी इन द रेशियो 2:3, तो जब जैसे मान लो एक कंटेनर है यहाँ पे, तो अगर इसमें 2:3 के रेशियो में कोई चीज़ हम एक दोनों का मिक्सचर यहाँ पे बनाते हैं 2:3 का, ठीक है, 2 पार्ट इसमें लिया 3 पार्ट इसमें, तो जब इसमें से कुछ चीज़ निकालोगे आप तो भी 2:3 के रेशियो ही में रहेगा वो। तो अगर हम यहाँ पे 2:3 का रेशियो मिक्स करके निकालते हैं तो हमें इसलिए यहाँ से हमने इसको डिवाइड किया ताकि हमें इसी मिक्सचर में मतलब इसी प्रोपोर्शन में हमको मिक्सचर मिले कि इसका मिक्सचर का प्राइस क्या होगा। तो दैट्स हाउ यू हैव टू सॉल्व एलिगेशन क्वेश्चन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इन व्हाट रेशियो शुड a 20% acid solution be mixed with a 50% acid solution to obtain a 40% acid solution। अब ये क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, और अगर करना चाहो तो इसको रेशियो से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे रेशियो से कैसे करना है इसको, यूजिंग एलिगेशन मेथड रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, 50% माइनस 40% अपॉन 40% माइनस 20%, this will be equal to 10/20, this will be equal to 1:2। अब इसमें हमने किया क्या है, इसमें हमने किया ये है कि इन व्हाट रेशियो शुड अ 20% एसिड सॉल्यूशन बी मिक्स विथ अ 50% एसिड सॉल्यूशन। 20% किससे मिक्स हो रहा है, 50% एसिड सॉल्यूशन से, टू ऑब्टेन अ 40% एसिड सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टोटल 50% था, उसमें से हमने 40% माइनस किया एसिड सॉल्यूशन को, और 40% हमने माइनस किया 20% एसिड सॉल्यूशन से। इन दोनों का रेशियो निकाला तो हमारा 1:2 रेशियो आ गया। एक क्वेश्चन और यहाँ पे देखोगे तो और क्लैरिटी आएगी। अब मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर, अब मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर दोनों यहाँ पे मिक्सचर है, ठीक है, 3:2 का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि 3 पार्ट मिल्क है तो 2 पार्ट वाटर है। इफ़ 5 लीटर्स ऑफ वाटर आर एडेड, अगर यहाँ पे 5 लीटर हम वाटर इसमें ऐड कर देते हैं, देन द रेशियो बिकम 3:4, 3:4, फाइंड द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। अब हमको ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क फाइंड आउट करना है, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो मिल्क का क्वांटिटी है वो सेम है, बट वाटर यहाँ पे हमने 5 लीटर ऐड किया तो यहाँ पे क्या हो गया 4। 5 लीटर ऐड करने पे अगर 4 बढ़ रहा है तो हम इसमें यहाँ पे क्या अपना माइंड लगा सकते हैं, इसका हम अगर एक यूनिट निकालना चाहें कि 5 लीटर डिवाइडेड 4 1.25, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम इसको मिल्क की क्वांटिटी फाइंड करनी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यानी कि 3 2 लीटर में हमने 5 लीटर और ऐड किया तो 7/4
इंटू 3। हाँ, एक चीज़ ये कर सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि लेट मिल्क विल बी 3x एंड वाटर विल बी 2x। ये दोनों हमने मिक्स किया है, ठीक है। नाउ आफ्टर एडिंग 5 लीटर्स ऑफ वाटर, तो 3x 2x प्लस 5, ये किसके बराबर हो गया हमारा, 3:4 के बराबर। जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था हमने एज इट इज लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो 12x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6x प्लस 15। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15, 3 टू यहाँ पे 4, 3 टू 6, ये 6 होगा, 6x हाँ 12x इज इक्वल्स टू 6x प्लस 15। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6x इज इक्वल्स टू 15 और x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2.5। अब x की वैल्यू जहाँ पे 2.5 आई है, इसे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हमें मिल्क की क्वांटिटी पूछी थी, मिल्क का देखो यहाँ पे रेशियो सेम है, मिल्क में हमें कुछ नहीं करना, बस हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है इस 2.5 को। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 हमारा लीटर्स आ जाएगा टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। अगर हमें निकालना है टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो यहाँ पे जो लास्ट रेशियो है 4 इंटू क्या कर देंगे 2.5, तो यहाँ से हमें 10 लीटर मिल्क निकल आ जाएगा, सॉरी वाटर निकल कर आ जाएगा, और 7.5 लीटर हमारा मिल्क। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना होता है। यहाँ पे आपको जो बोला जाए आप x मान के एज इट इज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परफॉर्म करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। 2 types of rice costing 40 rupees per kg, 50 rupees per kg are mixed together worth rupees 46 rupees per kg. Find the ratio in which they should be mixed. अब ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो खुद से, बट जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे 50 माइनस क्या करेंगे 46 अपॉन माइनस करेंगे 40 अपॉन में, ठीक। तो इसको आप याद भी कर सकते हो, जो भी यहाँ पे हमें फाइनल मिक्सचर दिया है और यहाँ पे जो हमारा सेकंड मतलब सबसे बड़ा जो हमारा प्राइस है या फिर क्वांटिटी है उस पे से माइनस करेंगे। तो 50 माइनस 46, 46 माइनस 40, और ये किसके बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, रेशियो आर मिक्स टुगेदर, फाइंड द रेशियो इन विच दे शुड बी मिक्सड। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ऑलरेडी आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4/6 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2:3 आएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना था। फिर से बता रहा हूँ, 2 types of rice costing ₹40 per kg and 50 rupees per kg आर मिक्स टुगेदर टू गेट अ वर्थ ₹46 पर kg। मतलब इन दोनों को मिक्स किया तो 46 रुपीज़ पर kg का हमें बेचना है। तो किस रेशियो में हमने मिक्स किया है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो 50 रुपीज़ जो पर kg है उसमें से हम माइनस करेंगे मिक्सचर के प्राइस को या फिर क्वांटिटी को। अगर क्वांटिटी का था तो यहाँ पे क्वांटिटी लेते, यहाँ पे हमारा प्राइस है तो यहाँ पे हमने प्राइस लिया है। तो 50 रुपीज़ माइनस जो मिक्सचर है वो, और मिक्सचर का प्राइस माइनस जो सिंगल एक दूसरा हमारा प्राइस है, मतलब मिक्सचर से हमें माइनस करना है, बस इतना आपको यहाँ ध्यान रखना है, और नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसलिए यहाँ पे हमने इसको हमेशा पॉजिटिव में रखा है, क्योंकि मिक्सचर करोगे तो नेगेटिव तो होगा नहीं, पॉजिटिव ही रहेगा। तो बस आपको यहाँ पे क्या लॉजिक यहाँ ध्यान में रखना है, जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन है जहाँ पे आपको दो मिक्सचर दिया, एक मिक्सचर दिया हो, दो अलग अलग प्राइस दिए हो, तो उसमें आपको क्या करना है, मिक्सचर से माइनस करना है, मतलब एक प्राइस से मिक्सचर को माइनस करना है, फिर मिक्सचर के प्राइस को दूसरे प्राइस से माइनस करना है, और उन दोनों का रेशियो निकाल लेना है, 2:3 आपको मिल जाएगा। मतलब जो भी यहाँ पे आपको उस टाइम डिवाइड हो रहा होगा वो आपको रेशियो वहाँ पे मिलेगा। अगर रेशियो यहाँ पे दिया रखा हो और पूछा जाए व्हाट इज़ द पर केजी प्राइस ऑफ राइस, ठीक, अनदर मतलब जैसे मान लो एक कोई नाम है प्राइस, ठीक है, एक कोई नाम है राइस का, वो 40 रुपीज़ का पर केजी है, तो दूसरे राइस का प्राइस पूछ ले, तो यहाँ पे रेशियो दिया रहेगा, आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पे एक आ गया, एक वेसल है जो 40 लीटर्स ऑफ 20% शुगर सॉल्यूशन, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक इट 10% शुगर सॉल्यूशन। यहाँ पे हमें क्या करना है 10% बनाना है। अब देखो फिर से क्या करेंगे, x मान लेते हैं, लेट x बी द वाटर टू बी एडेड, वाटर टू बी एडेड। इसको आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हमें समझ के करना है, तो इस पर आप बिल्कुल फोकस रहिए और इसको सॉल्व करिए, ठीक है। अगर सॉल्व करोगे
तो आपका माइंड शार्प होगा। पेन उठाओ, पेंसिल उठाओ और इसको मतलब करते रहो साथ ही साथ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 20% ऑफ शुगर सॉल्यूशन है, किसमें से 40 लीटर्स में। तो हमारा क्या हो जाएगा, 20% किससे में से, 40 लीटर्स में से। इसको अगर हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें किससे, 40 प्लस वाटर टू बी एडेड, तो 40 लीटर्स प्लस वाटर टू बी एडेड हमारा क्या हो जाएगा, x। ये किसके बराबर देना है हमको, 10% के बराबर देना है। तो बस हो गया पूरा सॉल्व। x हमें एक वेरिएबल फाइंड है करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जिसको सॉल्व करेंगे तो 20/100 इंटू 40 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8/40 प्लस एक्स, और इसको करेंगे अपॉन 100 तो ये आएगा 0.1। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे मैनुअली सॉल्व करूँगा। 8 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 0.1x। अब 0.1x एज इट इज रहेगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल्स टू 0.1x। अब यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 40। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना था, कितने लीटर्स हमें वाटर ऐड करने हैं, तो दैट विल बी 40 लीटर्स ऑफ वाटर टू बी एडेड टू मेक इट 10%। और इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। यहाँ पे देखो कैसे था, अ वेसल कंटेन्स 40 लीटर्स ऑफ वाटर ऑफ शुगर 20% सॉल्यूशन, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक इट 10% शुगर। तो देखो 40 लीटर्स हमारा यहाँ पे क्या था, शुगर सॉल्यूशन ऑलरेडी जो 20% बना रहा था, ठीक। बट यहाँ पे हमें इसको क्या करना है, 10% बनाना है। तो 20 का अगर हमें 10% बनाना है तो यहाँ पे डिक्रीज कितना हुआ, इसको हम 2 से अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना वो डिक्रीज हुआ। और जब इसको हम 50% करना है किसी चीज़ को, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें इसका मतलब यहाँ पे देखो कितना पूरा ये 50 नहीं हुआ, ये पूरा मतलब 100% इसका ये हो गया। हाँ देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये 50%, 20 से 50% डिक्रीज हो गया। अब 50% यहाँ पे डिक्रीज हुआ है तो यहाँ पे इसको कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा, लाइक अगर फॉर एग्जांपल एक चीज़ मैं बताता हूँ तो आप यहाँ पे ज़्यादा क्लैरिटी से इस चीज़ को समझ पाओगे। तो यहाँ पे 40 कैसे, आपको यहाँ पे लग रहा होगा 20 आएगा, बट यहाँ पे 20 क्यों नहीं आएगा, उसका रीज़न बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, मान लेते कोई आर्टिकल है, मतलब कोई सामान है, उसका प्राइस मान लेते हैं 500 रुपये, ठीक। कुछ समय बाद इसका प्राइस हो जाता है 250 रुपीज़। अब जब 250 से वापस ये 500 वापस जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 50% माइनस हुआ, 50% माइनस हुआ। बट 250 से जब ये 500 जाएगा तो बताओ यहाँ पे इसमें कितना इंक्रीज हुआ है, यहाँ से इतने जाने में इसको टोटल कितने लगे हैं, 100% गेन लगेगा, क्योंकि 250 का क्या हुआ है, डबल हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे इसमें देखो 10, जब इसको हम माइनस करेंगे 20% से हमको 10% बनाना था, तो हमने 50% इसका माइनस कर दिया। बट यहाँ पे हमें वाटर जो ऐड करना पड़ेगा, वाटर 40 का हमें 40 और ऐड करना पड़ेगा, इसलिए वजह से हमारा यहाँ पे 40 लीटर्स आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लॉजिकली भी इसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। So ratio and proportion, the ratio of ages of A and B is 3:5. If the sum of their ages is 40, find their age. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 3x 3 + 5 कर लो इज इक्वल्स टू 40 के बराबर। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5, 8 5 = 40। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस, द रेशियो ऑफ देयर एजेस 3:5, इफ द सम ऑफ देयर एजेस फाइंड द एजेस। तो यहाँ पे एजेस फाइंड करना है तो हो जाएगा 15 + 25, इसको ऐड करके क्रॉस वेरीफाई कर लो, 3 1 4 40, ठीक सिंपल, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं था। द सैलरीज ऑफ ए एंड बी आर 4:5, इफ द सैलरीज बीस सैलरीज 50,000, फाइंड ए सैलरी। यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, 4 + 5 कर देंगे, 9x किसके बराबर हो गया हमारा, ए की सैलरी हम मान लेते हैं, द सैलरीज ऑफ ए एंड बी आर 4:5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, 5x। अच्छा हाँ, यहाँ पे ए की सैलरी होगी, बी की सैलरी होगी, बी का यहाँ पे दिया है 50,000, तो 1000 मतलब 1 यूनिट की प्राइस क्या हो जाएगी रेशियो में, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 50,000 अपॉन 5। इसको करेंगे तो यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। अब पूछा गया बताओ ए की सैलरी क्या होगी, तो 4 × 10,000,
विच इज़ 40,000। ठीक, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इफ 5 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में करा रखा है ऑलरेडी, इसके फॉर्मूला MDH वाला, तो वहाँ से आप कर सकते हो, बट यहाँ से भी आप कर सकते हो। इसको कैसे करना है, 5 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। वर्क यहाँ पे सेम है, यहाँ पे हमें पूछा है कि सेम काम 10 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो 5 मैन इंटू करेंगे 10 डेज इज इक्वल्स टू 10 मैन। हमें क्या पूछा गया है, सेम वर्क है, 10 मैन करेंगे कितने दिन में, तो यहाँ पे हमें डेज निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 50 इज इक्वल्स टू 10 डेज, डेज इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 10 विच इज इक्वल्स टू 5 डेज। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 5 दिन लगेंगे। अगर कोई इंसान करता है 10 दिन लगातार, 10 इंसान लगातार 5 दिन काम करते हैं तो काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इनकम ऑफ ए एंड बी इज इन द रेशियो 3:2, फाइंड एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 5:3। इफ ए सेव्स 5,000 फाइंड द बी सेविंग्स। तो इनकम ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो 3:2। इनकम हमारा क्या है 3:2 के रेशियो में ए और बी का, एंड देयर एक्सपेंडिचर इज आर इन द रेशियो 5:3। एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5:3, ये ए का ये बी का। इफ ए सेव्स 5,000 फाइंड बी सेविंग। ए यहाँ पे कितना सेव करता है 5,000 एट द लास्ट। तो यहाँ पे देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं, ए यहाँ पे एक्सपेंड करता है 5:3 के रेशियो में, और ये 3 इनका इनकम क्या है 3:2 के रेशियो में। और अगर 5,000 बच जाता है तो 5,000 बचेगा कैसे, किसी का अगर 5,000 बच रहा है तो कैसे बच रहा है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होके उसका क्या बच रहा है सेविंग्स। तो यहाँ पे इनकम का रेशियो यहाँ पे क्या है ए का 3, माइनस यहाँ पे एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है 5, और सेव कितना करता है 5,000। तो यहाँ पे टू रेशियो का जो हमारा प्राइस है वो कितना है 5,000। तो 1 रेशियो का प्राइस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,500। ये मेरे माइंड में लॉजिकली क्लिक है, इसका भी सॉल्यूशन फुल प्रूफ नहीं कि इसका सॉल्यूशन इससे निकल आएगा, बट आई एम जस्ट ट्राइंग। तो यहाँ पे हमने एक यूनिट का 2,500 रुपीज़ निकाल लिया। अब यहाँ पे पूछा गया है इफ़ ए सेव्स 5,000 फाइंड बी सेविंग्स। अब बी की सेविंग्स को हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर माइनस इनकम। तो एक्सपेंडिचर इसका 3 है, इनकम इसका 2 है, तो इसमें अगर हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 2,500 आना चाहिए, बट इसको जब हम सॉल्व करेंगे हाँ, इसको हम कर सकते हैं इससे। ये लॉजिक यहाँ पे इतना पूरा हमारा करेक्ट है, बट यहाँ पे एक इशू क्या हो गया कि यहाँ पे रेशियो थोड़ा सा गड़बड़ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेते हैं 3x, एज इनकम इज 3x, बीज इनकम इज 2x, और एज एक्सपेंडिचर इज 5y एंड बीज एक्सपेंडिचर इज 3y। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया है 5,000, और इसके बाद 3x माइनस 5y ये हो गया, और 2x माइनस 3y ये किसके बराबर है, ये हमको नहीं पता, इसको हम z मान लेते हैं। तो हमें बस इस z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको हम जब सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं इस वाले पर्टिकुलर इक्वेशन को। तो हमारा क्या आ जाएगा 3x अपॉन 5 इज इक्वल टू 2x अपॉन 3y। तो इससे हमारा कुछ यहाँ पे कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन भी हो सकता है कि डेटा इनसफिशिएंट। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी आपको यहाँ पे टैकल करना आना चाहिए। तो डेटा इनसफिशिएंट है, इस वजह से यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन हो तो जाएगा, बट यहाँ पे हमें थोड़ा और लॉन्ग कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बट इसको हम एट द लास्ट स्किप कर सकते हैं, और इसको आप ट्राई भी कर सकते हो खुद से, और इसका सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट कर देना, आई विल पिन दैट कमेंट, ठीक है, अगर सॉल्यूशन सही रहेगा। इसको कर सकते हैं, बट यहाँ पे लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर डेटा इनसफिशिएंट होता है ऑप्शन, तो उसको हम यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ट्रेन कवर्स, अब यहाँ पे हमारा शायद यहाँ ट्रेन कवर्स 180 किलोमीटर्स in 3 hours and 240 किलोमीटर in 4 hours. Find the ratio of their speeds. स्पीड हमें पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम
स्पीड 1 क्या हो जाएगा 180 अपॉन 3 3 6 18 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड 2 हमारा क्या हो जाएगा 240 अपॉन 4 विच इज़ 60 किलोमीटर पर आवर। रेशियो क्या हो जाएगा 60 अपॉन 60 विच इज़ 1:1। ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया वर्क एंड टाइम एंड वर्क। ठीक, ए कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 days, हाउ विल दे वर्क टुगेदर। बहुत ईजी क्वेश्चन। 30 इनका हो गया टोटल वर्क, एलसीएम ले लेना है हमको 10 और 15 का, 30 आएगा। ए की एफिशिएंसी हमारी आ जाएगी 3, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी 2, दोनों मिलके काम करेंगे 5 की एफिशिएंसी से 6 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days, ए प्लस बी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। एंड ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days, ए अकेला उसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है। हाउ मैनी डेज विल टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन। तो ए प्लस बी यहाँ पे 6 दिन में कर रहे हैं, ए अकेला अगर 10 दिन में कर रहा है, तो बताना है हमें बी कितने दिन में करेगा। तो ए का हम एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 1/6 और ए अकेले का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 1/10। नाउ बी हमें कैसे निकलेगा, टोटल एफिशिएंसी में से ए की एफिशिएंसी माइनस कर लें, तो 1/6 माइनस ए की एफिशिएंसी विच इज़ 1/10, दैट विल बी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम मतलब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 10 - 6 अपॉन नीचे 60 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4/60 विच इज़ इक्वल्स टू 2/30 विच इज़ इक्वल्स टू 1/15। अब 1/15 एफिशिएंसी है तो इस बी को काम करने में कितना टाइम लगेगा, इसका रिवर्स कर देंगे विच इज़ 15 days। तो ये हमारा हो गया आंसर। ए कंप्लीट अ वर्क इन 6 days, ए हमारा किसी काम को 6 दिन में करता है, बी करता है उसी काम को 12 दिन में। इफ़ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, मतलब एक दिन ए ने काम किया, एक दिन बी ने काम किया, हाउ मेनी डेज विल दे वर्क, हाउ मेनी डेज विल दे वर्क। अच्छा, वो कितना टाइम लेंगे वर्क को कंप्लीट करने में, हमको ये बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1/6 और इसकी क्या हो जाएगी 1/12। अब अल्टरनेट काम कर रहे हैं तो 2 दिन ये मिलकर कितना काम कर लेंगे, तो 1/6 प्लस 1/12, जब ये 2 दिन मिलके काम करेंगे तो ये दैट विल बी इक्वल टू 1/4। अब इन 2 days अगर 1/4 काम हो रहा है, 1/4 हमारा काम हो रहा है, सो टोटल वर्क अगर हम 1 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4, इसको रिवर्स करेंगे 4 × 2 विच इज़ 8 days। समझ में आया कैसे करना है, फिर से देखो, टोटल एफिशिएंसी इसकी क्या आ गई, 2 दिन जब ये काम करेंगे तो 1/4 काम करेंगे। अगर कोई 1/4 काम करता है तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा 1 होगा। अब 1/4 अगर लेते टाइम, मतलब इतना काम करते हैं और उनको करना इतना है तो कितना टाइम लेंगे, तो इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 2 विच इज़ 8। अब यहाँ पे 4 × 2 क्यों किया है वो भी देख लो, 2 दिन हमने यहाँ पे लिया था तो 2 दिन यहाँ पे काम करेंगे, ये होगी इनकी एफिशिएंसी। तो वर्क यहाँ पे हम डेज कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी का उल्टा, तो 4 × 2 इज इक्वल्स टू 8 days। नाउ मूविंग फर्दर, ए कंप्लीट अ वर्क इन 6 days, ये तो हो गया। इफ 4 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days, हाउ मेनी men आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट इन 4 days। अब यहाँ पे हमें जैसे स्टार्टिंग में किया था, हमने वहाँ पे डेज निकाले थे, यहाँ पे हमें मैन निकालने हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 men इंटू 8 days इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या निकालना है 4 days ये वर्क करते हैं तो हमें मैन निकालने हैं, तो यहाँ पे मैन फाइंड आउट करने हैं 4 दिन, तो 4 8 32 इज इक्वल्स टू 4m, m इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा 8। तो ये हमारा आ गया 8 आदमी लगेंगे अगर उसी काम को हमें 4 दिन में पूरा करना है। नाउ मूविंग फर्दर, A, B, C together complete our work in 4 days, A alone takes 10 days, B alone takes 12 days, C वर्क एफिशिएंसी हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो A प्लस B प्लस C किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। A alone takes 10 days, A की एफिशिएंसी यहाँ पे क्या है 1/10, B की एफिशिएंसी 1/12
और टोटल एफिशिएंसी हमें दी है 1/4। तो हम क्या करेंगे 1/4 माइनस इन दोनों की एफिशिएंसी प्लस करके माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमें सी की एफिशिएंसी निकल आएगी। सिंपल। तो 1/4 माइनस 1/10 प्लस 1/12, इसको सॉल्व कर लो। 1/4 माइनस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो 12 प्लस 10 22/120, इसको फिर से सॉल्व करो 120 माइनस 22 अपॉन 4 0 0 4 2 8 4 1 4। इसको मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो इस कैलकुलेटर से सॉल्व करना इजी रहेगा बिकॉज ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर आपको प्रोवाइडेड होता है। तो 120 माइनस 22 अपॉन 480 0.24 समथिंग आ रहा है। और इसको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ ना करके आप डायरेक्टली वही वाला फॉर्मूला यूज़ करो, एलसीएम वाला, ठीक। बिकॉज इससे कैलकुलेशन हमारा थोड़ा लेंदी चला जाएगा और डेसिमल में ऑप्शन दिए नहीं रहेंगे तो वहाँ पे आपको करने में दिक्कत आएगी। वैसे आंसर आ गया है डायरेक्ट हमारा लाइक 1/15। हाँ सेम ही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो 1/4 यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 60/11 मतलब 11/60 इज इक्वल्स टू 15/60 माइनस 11/60। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/60 विच इज इक्वल्स टू 1/15। अब इसको 1/15 हमारा आ गया एफिशिएंसी, तो यही हमको फाइंड आउट करना था। वह फाइंड सी वर्क एफिशिएंसी विच इज 1/15। और अगर डेज निकालना हो तो 1/15 का रिवर्स कर दो विच इज 15 डेज। नाउ मूविंग फर्दर, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। हम यहाँ पे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। फॉर सेक ऑफ नॉलेज हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें और 30 क्वेश्चंस करने हैं। तो देखो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के हमें क्वेश्चंस यहाँ पे कैसे मिलेंगे। अ ट्रेन मूविंग 60 किलोमीटर पर आवर। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको देख के सॉल्व करना, तो यहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने में आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। अ ट्रेन मूविंग 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस 240 मीटर प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब देखो ट्रेन वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इसको सॉल्व करने के से पहले आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेगी और समझनी भी पड़ेगी। मान लो एक ये ट्रेन है जो 200 मीटर की है, ठीक, और यहाँ पे एक पोल है। तो जब ये ट्रेन इस पोल को क्रॉस करेगा तो ये उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना मतलब उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना ये खुद का इसका लेंथ होगा। मान लो ये 200 मीटर का है, यहाँ पे आया ट्रेन, उसके बाद ये 200 मीटर पूरा अपना कवर करेगा, तभी तो ये पोल इससे पीछे जाएगा, ठीक। तो इस वजह से इसको बोलते हैं कि जो लेंथ होता है, जो डिस्टेंस होता है वो उतना ही होता है जितना ट्रेन की लंबाई होती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे कंडीशन होती है जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा। तो प्लेटफॉर्म आपने देखा होगा कैसा होता है, कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म होता है। ट्रेन कैसी होती है, प्लेटफॉर्म पे आके लगती है ऐसे, ठीक, पूरे डिस्टेंस को कवर करेगी। तो जब ये प्लेटफॉर्म, जब ट्रेन यहाँ पे टच करेगा इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे, पूरा ये जब इसको पूरा क्रॉस करेगा तो कैसे क्रॉस करेगा, ये पूरा लेंथ, इस पूरे लेंथ को कवर करेगा, ठीक। फिर इस पूरे लेंथ को कवर करने के बाद अपना लेंथ भी कवर करेगा ट्रेन। तो ये प्लस ये दोनों मिलके हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, अ ट्रेन मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर एट 240 क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म ऑफ 240 मीटर्स। अब चाहो इसको मीटर को आप किलोमीटर में चेंज करो या 60 किलोमीटर को किस में चेंज कर लो, मीटर पर सेकंड में। तो 60 को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 करते हैं। सभी को पता होगा 3 6 3 20 3 2 6, या फिर इसको 2 3 कर लो और 2 10 तो 50/3 मीटर पर सेकेंड। कितने मीटर का ब्रिज है, मतलब कितना क्रॉस करता है, 240 मीटर का इन 20 सेकेंड्स। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 50/3 इंटू 20। जब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारा क्या जाएगा 333, आगे पास कैलकुलेटर होगा, आप डायरेक्टली वहाँ पे कर लेना। टोटल ट्रेन की लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगी 333.33 माइनस 240,
जो भी आंसर आएगा 93 मीटर्स, ये हमारा क्या हो गया 93.33 मीटर्स आएगा, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा ट्रेन की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 120 मीटर्स 180 मीटर्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर। अच्छा क्वेश्चन है। रिलेटिव स्पीड यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना होगा। तो रिलेटिव स्पीड अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट में चल रहे हैं तो यहाँ पे ऐड होगा, तो 40 + 60 हो जाएगा। तो टोटल स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो मीटर पर सेकंड में 100 इंटू 5/18 करेंगे, विच इज इक्वल्स टू 27.78 मीटर पर सेकेंड। नाउ टोटल लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा 120 मीटर प्लस 180 मीटर विच इज 300 मीटर्स। टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस हमको ऑलरेडी पता है विच इज 300, स्पीड हमको ऑलरेडी पता है विच इज 27.78। इसको जब फर्दर डिवाइड करेंगे तो 10.8 क्या हो जाएगा 8 सेकेंड्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अ कार कवर्स 240 किलोमीटर, ठीक है 240 किलोमीटर इन 4 आवर्स, व्हाट इज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। बहुत ईजी क्वेश्चन है, खुद से कर लेना। 240 किलोमीटर डिस्टेंस है, 4 आवर्स है, डिवाइड करना, आपको स्पीड मिल जाएगा। स्पीड से आप उसको मीटर पर सेकेंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेना। A person walks at 5 km per hour, reaches his destination in 30 minutes late. If he had walked 6 km per hour, he would reach 10 minutes early. Find the distance. ये वाले क्वेश्चन बहुत ही क्या होते हैं, इजी होते हैं। कैसे इजी होते हैं, आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको यहाँ पे क्या देखना है, टोटल डिस्टेंस आप x मान लो। अब डिस्टेंस अगर x है तो वो x डिस्टेंस थोड़ी चेंज होगा, x डिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2 लगा सकते हो। स्पीड इंटू टाइम 1, स्पीड इंटू टाइम 2। अब स्पीड यहाँ पे क्या है 5 किलोमीटर्स इंटू टाइम यहाँ पे क्या है 30 मिनट्स, 30/60 हो जाएगा, क्योंकि हमें किलोमीटर में दिया तो हम किलोमीटर में आवर्स में ही लेंगे। विच इज इक्वल टू S2 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया है 6 किलोमीटर पर आवर और टाइम यहाँ पे 10/60। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। 1/2 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 36 और सॉरी 1 हो यहाँ पे कैंसिल आउट हो चुके, ये हो जाएगा 1 और यहाँ से 10। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, वैल्यू कट पिट कर आ गया हमारा 1/2 इंटू 5। ट्रेडिशनल मेथड से बार करके देखते हैं, अगर उससे नहीं हुआ तो फिर इस पे आएंगे। ट्रेडिशनल मेथड यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस को हमने x किलोमीटर मान लिया, टाइम को हमने 5 किलोमीटर मान लिया, मान के लिए यहाँ पे दिया ही हुआ है, ठीक है। और x और क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में दिया है विच इज इक्वल टू x/5। तो स्पीड इसकी क्या हो जाएगी x/5 किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या है दूसरे का 6 किलोमीटर, इसका क्या हो जाएगा 6/5 x/6। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम क्या करते हैं, स्पीड हमारा x/5 रहता है और x/6, इन दोनों के डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा टाइम में क्या डिफरेंस आ रहा है विच इज 2/3 आवर्स। ठीक, अब इस 2/3 को हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 6x - 5x/30 विच इज इक्वल टू 2/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 20 किलोमीटर्स। और उस वाले मेथड से हम करते हैं तो कैसे करते, उसमें आपको S1 T1 यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम रहता है, तो हमें D फाइंड आउट करना था। तो इसको आप उस वाले S1 T1 जिससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया वो वाला लॉजिक लगा के इसको सॉल्व करना, सॉल्व हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा दिमाग लगेगा बट बहुत ही ईजिली हो जाएगा। अब बोट वाला देख लो क्वेश्चन। स्पीड ऑफ बोट यहाँ पे हम v मान लेते हैं, स्पीड ऑफ करंट हम यहाँ पे c मान लेते हैं।
A boat takes 4 hours to travel 48 km downstream and 6 hours to travel the same distance upstream. Find the speed of the boat in still water. अब ये वाले क्वेश्चन कैसे करने होते हैं वो देख लो। आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम हमारा स्पीड के अगेंस्ट वर्क करता है, यानी कि माइनस कर देता है स्पीड को, और डाउन स्ट्रीम हमारा स्पीड के फेवर में वर्क करता है, स्पीड को प्लस कर देता है। सेम एज रिलेटिव स्पीड इन ट्रेन, या फिर कोई भी रिलेटिव स्पीड हो उस तरीके से यहाँ पे हमारा वर्क करता है। तो अगर यहाँ पे 6 आवर्स ट्रैवल किया है अप स्ट्रीम में, 4 आवर्स ट्रैवल किया है डाउन स्ट्रीम में, ठीक है, 48 किलोमीटर आवर्स ने डाउन स्ट्रीम में ट्रैवल किया है, तो हमें बताना है कि करंट की स्पीड क्या होगी, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल सा, हमारा कुछ नहीं करना, बस b प्लस सी इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या दे रखा है 48/4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 12। b माइनस सी यहाँ पे क्या दिया है 48/6, क्योंकि यहाँ पे 6 घंटे ले रहा है इसी डिस्टेंस को कवर करने में, तो ये हो जाएगा हमारा 8। अब पूछा क्या गया है द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2b विच इज इक्वल्स टू 20, और b की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 10 km/h, और हमने b को क्या माना था द स्पीड ऑफ बोट एट स्टार्टिंग, तो ये हमारा इस तरीके से फाइंड आउट हो जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं करना था। इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व करेंगे, ऐसे इसको कैंसिल आउट करो, 2b इज इक्वल्स टू 20, b इज इक्वल्स टू 10 km, सिंपल। प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन देख लो। तो a trader sells an article 10% profit and the cost price is 500, what is the selling price? So अगर 10% प्रॉफिट पे बेच रहा होगा तो हम इसको डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं, तो 110% निकाल लो सीधे 500 का, आ जाएगा आंसर आपका। तो 110/100 इंटू 500, कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा 5 0 0, 550 रुपये, सिंपल, कोई इसमें हमारा रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट, a product sold at 20% discount marked of 500, find the selling price। तो यहाँ पे हो क्या रहा है वो देख लो, 20% डिस्काउंट हो रहा है ऑन मार्क प्राइस, और वो प्राइस क्या है 500, फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो अगर डिस्काउंट हो रहा है तो सिंपल 500 का माइनस करो, आ जाएगा आंसर, इसमें कुछ नहीं करना, 20/100 करो इंटू 500, 5005 2 100, 100 रुपीज़ का डिस्काउंट हो रहा है, 500 उसका मार्क प्राइस था, माइनस कर दो, 400 आंसर आ गया। ये मिक्स करके भी दे सकता है, ये मैं आपको टुकड़ों में करा रहा हूँ। मान लो ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि इतना डिस्काउंट किया, फिर उसका यहाँ पे आर्टिकल जो था ट्रेडर ने 10% प्रॉफिट बुक किया, ठीक, कॉस्ट प्राइस की इतनी थी, तो बताओ उसको कितना प्रॉफिट हुआ, उसको उसने कितना डिस्काउंट किया। ये दोनों मिलके भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप ये समझ पाना बहुत ही ईजी है। जब ये दोनों मिक्स होके आएंगे तो आपको टफ लगेगा, बट आप इसको इसलिए मैंने तोड़ तोड़ के कराया ताकि आपको ईजिली समझ आए कैसे क्या फाइंड आउट करना है। अगर ये दोनों साथ में होता तो पहले हम ये फाइंड करते, फिर उसके बाद हम ये फाइंड करते, जो पूछता वो हम बता देते, सिंपल। If the cost price of an article is 800 and it's sold at rupees 25% profit, find the selling price, simple। 125% पे उसने बेचा है, उसका कॉस्ट प्राइस इतना था, निकाल देंगे इसको। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 125 करना, 8 इंटू 125 कितना हो जाएगा, कैलकुलेटर उठाओ, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर अवेलेबल होगा आपको एग्जाम में, 125 करो, नहीं तो खुद से भी कर सकते हो। 1000 रुपीज़ का उसने बेचा होगा, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और कोई क्वेश्चन अगर होगा तो भी देखते हैं। A shopkeeper gives 10% discount on the product and still earns 12% profit. Find the mark price if the cost price is 400। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आप मुझे आंसर कमेंट में बताओगे, ठीक। इसको करना कैसे है, सिंपल, जो हमने अभी तक किया है वही आपको फॉलो करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आते हैं एवरेज वाले क्वेश्चन पे। सो एवरेज क्या हो गया, एवरेज आपको सभी को पता होगा, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ये आपका बेसिक फॉर्मूला होता है, इसी पे सब कुछ बेस्ड है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द 5 नंबर, जैसे आपको ये दिखे ना एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, आप डायरेक्टली क्या करो इसका वो निकाल लिया करो टोटल सम। तो 5 इंटू 45 कर लो, तो तुरंत क्वेश्चन को पूरा पढ़े बिना ही पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आगे काम आएगा। इफ़ वन नंबर इज रिमूव्ड द एवरेज बिकम्स 50। अगर एक नंबर रिमूव करते तो एवरेज क्या हो जाता है 50। अब पहले क्या था 5 45 था, अब एक नंबर रिमूव किया यानी कि 4 बचा होगा और उसका एवरेज क्या 50, तो 4 इंटू क्या करेंगे 50, यहाँ पे क्या हो जाएगा 200। अब जो नंबर रिमूव हुआ है वो क्या होगा, माइनस कर देंगे 225 माइनस 200 विच इज 25, ये हो गया हमारा आंसर। The average age of a group of 10 students is 15 years. If the teacher of age 40 joins, what's the new age? बहुत ही सिंपल जो अभी हमने किया उसी को वापस करना है, ये आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। The average of 20 numbers is 60. If the number 50 and 70 are removed, find the new average। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 20 इंटू 60 करना, टू नंबर्स को रिमूव करना यानी कि 50 प्लस 120 रिमूव कर देना, न्यू एवरेज दो नंबर रिमूव किया है तो 18 हो जाएंगे, और जो यहाँ पे हमने रिमूव किया है टोटल सम में से उसको माइनस करना, 18 से डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा। द एवरेज वेट ऑफ 6 बॉयज इज 65 kg इफ वन बॉय लीव्स, यानी कि 5 बॉय बचेंगे तो 5 इंटू एंड द न्यू एवरेज बिकम 63, तो 5 इंटू 63 कर देंगे, फाइंड द वेट ऑफ द बॉय हु लेफ्ट। सिंपल क्वेश्चन, 6 इंटू 65, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हो गया वन बॉय लिव्स यानी कि 5 इंटू 63, दोनों को माइनस करो, आंसर आ जाएगा। द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 28, फाइंड द नंबर। अब कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स जो लगातार नंबर्स आते हैं उनका सम यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है 28। अब इस वाले क्वेश्चन को आप कर लो। तो इसको अगर हम करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, जिस क्वेश्चन को अगर आप करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, तो 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स लो, इवन नंबर्स इज 28, तो 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स लेना, 48 से मल्टीप्लाई करना और फिर उसके बाद आप कर सकते हो इसको। अब कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स कैसे होंगे, मान लो अगर कोई 2 है तो नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा 4 6, तो अगर हमने इसको माना 2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स, फिर 2 प्लस एक्स, इसको हम क्या कर सकते हैं 2x प्लस वाई कर सकते हैं, या फिर ऐसा इसको हम पैटर्न बना सकते हैं जिसमें दो दो का सम हो रहा है, ठीक। तो दो दो का सम हो रहा है, 4 ऐसे दिए हुए हैं और इवन नंबर इज 28, एवरेज 28 दिया हुआ है। सिंपल 4 इंटू 28 कर लो, जो भी यहाँ पे आपकी वैल्यू है 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स देखना जिनका सम इसके बराबर हो, और कुछ नहीं करना है। अब इक्वेशंस पे आते हैं, इक्वेशंस के कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है, विच इज x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 203x प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 203x प्लस 20। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल 3x इन दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं हम, तो x की वैल्यू एक साइड ले जाओ, न्यूमेरिकल की वैल्यू एक साइड ले जाओ, आई गेस ये कर लोगे। फोर्थ और फिफ्थ वाले क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें टफ कुछ नहीं है। 0 इंटू 2 हुआ है तो 0 हो जाएगा, 5x माइनस 5x बचेगा प्लस x, कोई सिंपल, कोई इसमें बस रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको सॉल्व करना है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40 एंड देयर डिफरेंस इज 10, फाइंड द नंबर। तो द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40, दो नंबर का सम x प्लस वाई यहाँ पे दिया हुआ है 40 के बराबर, एंड देयर डिफरेंस इज 10, x माइनस वाई दिया हुआ है 10 के बराबर। अब इसको जब ऐड करेंगे तो हमारा एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 50, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। हमें क्या फाइंड करना था, नंबर फाइंड करना था, तो एक तो हो जाएगा हमारा x की वैल्यू 25, अब x की वैल्यू अगर 25 है तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल आएगी, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25 माइनस कर देंगे 40 में से 15, y की वैल्यू 15, x की वैल्यू 25। इसको भी आप सॉल्व कर लोगे, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। A number when doubled and increased by 10 gives 50, find the number।
ये भी कर लेना, एक नंबर लेट करो, उसको 10 से इंक्रीज कर दो, नंबर 50 हो जाता है, तो नंबर आपको मिल जाएगा। एज वाला क्वेश्चन आप एक देख लो। A father is 30 years older than his son. If son's age is 10, find the father's age. सिंपल क्वेश्चन है, father's age is 30 years older than the son. अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना, 40 आ गया आंसर। एज, सन की एज 10 है, फादर की एज 30 है, बताओ फादर की एज क्या है प्रेजेंट में। The sum of ages of father and his son is 50 years. If the father's age is 3 times that of son's age and find their ages. So इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो खुद से। द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन, तो फादर एंड सन का एज का सम यहाँ पे 50 ईयर्स है, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 50 दिया हुआ है। इफ द फादर्स एज इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द सन, तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं x हमारा फादर है और y हमारा चिल्ड्रन है, तो 3x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y। ये रिलेशन यहाँ पे ये बन रहा है, और x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 50 दिया हुआ है। फाइंड देयर एजेस, अगर हमारा 3x इज इक्वल्स टू y है तो हम y की जगह 3x को लिख सकते हैं, तो x प्लस 3x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50, 4x यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 के बराबर, x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 50/4 विच इज 25/2 एंड विच इज 12.5 ईयर्स, 12.5 साल। अब y की एज यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो x की वैल्यू 12.5 आ गई है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 5 15, 3 2 6 6 7 और 3 1 3, 3.75 यानी कि 37.5 सॉरी 37.5 यानी 37.5 साल यहाँ पे उनके पिताजी की एज, और जो इसमें से 50 में से माइनस कर देना, जो बचा वो हमारे क्या हो जाएगा इनके बेटे की एज। तो इसमें ज़्यादा कुछ यहाँ पे हमें सोचना नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था। द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, आफ्टर 5 years the ratio will be 5:3, find their present age. The present age of A is twice of B. तो अगर A की एज हम x मान लें, मतलब B की एज हम अगर A की एज x मानते हैं तो B क्या है ट्वाइस ऑफ A, तो 2x इज इक्वल्स टू y, ये वाला रिलेशन यहाँ पे मिल गया हमको। आफ्टर 5 years द रेशियो विल बी 5:3, अब 2x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 5, 2x प्लस ये 5 साल के बाद कितने हो जाएंगे 5:3, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10x इज इक्वल्स टू 5y हो जाएगा 5 साल के बाद इनका रिलेशन। ये देखो, ये क्वेश्चन हमको क्वेश्चन ने बताया है कि 2x इज इक्वल्स टू y, a जो है ट्वाइस ऑफ b है, तो इसको हमने a माना, इसको b माना, तो a ट्वाइस ऑफ b है, तो ये तो हमने निकाल लिया क्वेश्चन से। अब बोलता है 5 साल के बाद, तो इसमें हम 5 साल इसको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। 5 साल इसमें जब ऐड करेंगे, 5 इधर इस 5 में और 5 इधर भी ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितने हो जाते हैं 5:3। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है, आपको मिल जाएंगी, इसको आप सॉल्व करके प्रेजेंट एज फाइंड आउट करके मेरे को कमेंट में बता देना। द एवरेज ऑफ 4 फैमिली मेंबर्स इज 30 years. If a baby is born, find the new average. Very easy question. A man is twice as old as his son. तो एक मैन है जो ट्वाइस ओल्ड है अपने सन के बराबर, ठीक है। इफ द सन एज इज 15, अगर सन की एज 15 है, फाइंड द फादर्स एज, तो ट्वाइस है तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, नो क्वेश्चन आस्क्ड। उसके बाद हमारा क्या आता है सीरीज एंड प्रोग्रेशन वाले क्वेश्चन। सीरीज एंड प्रोग्रेशन को क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, बट यहाँ पे देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ एन AP 2 5 8 11, इसका हमें सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल्स टू a की पावर rn-1, ये हो गया हमारा GP का फॉर्मूला।
ए पी का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म, ये ए पी का फॉर्मूला हमारा होता है फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ, यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है 3 का, तो डिफरेंस इज इक्वल टू 3 हो गया। फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया, ए जिसको बोलते हैं 2, डिफरेंस 3, आई गेस ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही होता है। ए हमारा 2 प्लस एन माइनस 1 विच इज कितने नंबर का है, 5 टर्म्स का, तो 4 हो जाएगा इंटू डी, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी डिफरेंस विच इज 3, 12 प्लस 2। इस बार इसको क्रॉस फॉर्मूला एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ फॉर्मूला, उसके बाद बताता हूँ। ए प्लस एन माइनस 1 डी बाई 2 होता है या फिर कुछ और। ओके हाँ, वही मैं बोलूँ, ये तो जनरल टर्म का फॉर्मूला हो गया ना, ये वाला फॉर्मूला जनरल टर्म का, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हो गया हमारा जनरल टर्म, यानी कि nth टर्म हमको निकालना है तो वो हम निकाल सकते हैं। अगर हमें फोर्थ टर्म निकालना है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आपको यहाँ पे फोर्थ टर्म दिख जाएगा, यानी कि इसके बाद यहाँ पे 14 आएगा, 13 प्लस वही यहाँ पे निकल आया। इसका अगर हमें सम निकालना है तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 2a n माइनस 1 डी, ठीक। तो n माइनस 1 डी और यहाँ पे 2a, तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे इसको, जब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें क्या निकालना था, कितने टर्म्स है टोटल, फर्स्ट 5 टर्म्स, तो 5 बाई 2 2a, a यहाँ पे कितना है हमारा 2, तो हो जाएगा 4, एन यहाँ पे कितने हैं, हमें 5 टर्म निकालने, तो हो जाएगा 4, डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है 3, इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, तो 5 बाई 2 इंटू 48, ये हो जाएगा 24 इंटू 5, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 2 जा 10, और ये हमारा 2 120, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो कैलकुलेटर से, 24 इंटू 5 120 हमारा आंसर। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपको दिख जाएगा, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 20 एंड द 10th टर्म इज 45, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो इसको कैसे सॉल्व करना है मैं तरीका बता दे रहा हूँ, आप उसको खुद से भी ट्राई कर सकते हो। तो फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी है, तो फिफ्थ टर्म का यानी कि अगर हमें जनरल टर्म फाइंड करना है फिफ्थ टर्म, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी कि 5 इज इक्वल्स टू, यानी कि देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए एन यहाँ पे हमें दिया हुआ है फिफ्थ टर्म, तो यहाँ पे 5 लिख लो, ए प्लस यहाँ पे ये हमको पता नहीं है, सॉरी ये यहाँ पे दिया हुआ है 20, ठीक। ए पी का फिफ्थ टर्म हमारा 20 है, ए यहाँ पे हमें पता नहीं है जिसको हमें फाइंड आउट करना है, एन माइनस 1 डी, तो फिफ्थ टर्म है तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4 और डी हमें यहाँ पे पता नहीं है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। दूसरी इक्वेशन यहाँ पे क्या बन जाएगी, 10th टर्म इज 45, तो 45 इज इक्वल्स टू ए प्लस 10th टर्म यानी यहाँ पे हो जाएगा 9d। अब ए और डी बचा है, आपको इक्वेशन 1 मिल गई, इक्वेशन 2 मिल गई, इसको फर्दर सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, द सम ऑफ 3 consecutive numbers is 36, फाइंड द नंबर। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ये भी हो जाएगा आपसे एपी से। फाइंड द 8th टर्म ऑफ द जीपी, जीपी का हमें अगर 8th टर्म फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 8th टर्म ऑफ जीपी, खुद से भी ट्राई कर लो एक बार अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो। तो इससे हम कैसे निकालते थे, 8th टर्म निकालना है, इसका देखो, इसको मैं इसका वो डिफरेंस कैसे लिखते थे, फर्स्ट डिवाइड सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, मतलब 2 2 का रेशियो आपको देखने को मिलेगा। सो इसको फाइंड आउट करते हैं,
ए यहाँ पे हमको दिख रहा है विच इज 3 और 8th टर्म फाइंड करना है ना, तो an इज इक्वल्स टू ए हमारा हो जाएगा 3, r यहाँ पे 2 हो जाएगा और r की पावर n-1, n यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 7। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है हमारा an इज इक्वल्स टू a की पावर r(n-1). ये होता है हमारा जीपी का टर्म फाइंड आउट करने का। टर्म हमको यहाँ पे an फाइंड आउट करना है। a यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, r यहाँ पे डिफरेंस विच इज 2, n यहाँ पे हमें दिया हुआ है 8, तो 8 माइनस 7, 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। फॉर्मूले में वैल्यूज रखो, आंसर आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। होपफुली आपको यहाँ पे बहुत ही हेल्प हुई होगी किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। ये मैंने पूरा आपको उस तरीके से बताया जैसे आपको अप्रोच करना है एग्ज़ाम हॉल में NQT के। इसमें मैंने आपको ये नहीं बताया, मतलब ऐसा नहीं किया है कि मैंने बस सॉल्व करा दिया। मैंने एज अ जनरल अप्रोच इसमें मैंने कुछ पॉजेज भी लिए हैं, ठीक है, पॉज लिए हैं। अगर मैं रियलिटी में जैसे सॉल्व करूँगा मैंने उस तरीके से पॉज लेके, कैलकुलेटर कैसे यूज़ करूँगा मैं, कौन सा स्किप करूँगा, कौन सा डेटा इनसफिशिएंट है, कैसे मैं उसको छोड़ दूंगा क्वेश्चन। अगर डेटा इनसफिशिएंट का ऑप्शन होगा तो उस क्वेश्चन को मैं कैसे अटेम्प्ट करूँगा और उसमें हम क्या मार्क करेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। तो ये एक जनरल अप्रोच था कि आपको क्वेश्चंस को पूरा फील देने के लिए कि कैसे आपको अप्रोच करना है NQT में। आपको हड़बड़ाना नहीं है, बस जो आपको यहाँ पे मिले क्वेश्चन में डेटा, उस डेटा को आपको वहाँ पे पुट करना है, क्वेश्चन को फॉलो करना है और अपनी वैल्यूज़ को इक्वेशन को फॉर्म करके सॉल्व करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड कॉलेज के सारे ग्रुप्स में शेयर कर दो। थैंक यू।